हाँ जी, अब इसके बाद के सारे जो फार्मूलाज हैं वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। ठीक। अच्छा, इफ़ एरर हम क्यों यूज़ करते हैं? इफ़ एरर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम कहीं से चीज़ लुकअप कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, रैंकिंग कर रहे हैं, तो बाज़ केसेस में हमारे पास एरर्स पॉपुलेट होते हैं वैल्यू ना होने की वजह से। रेफरेंस का एरर भी आ सकता है, एन का एरर भी आ सकता है, नंबर एरर भी आ सकता है, नेम का एरर भी आ सकता है। तो उस एरर को ओवरराइड करने के लिए हम इफ़ एरर यूज़ करते हैं। इफ़ एरर का बेसिकली सिंटैक्स क्या है, ये देखिए। इफ़ एरर सबसे पहले तो आएगी वैल्यू। जो भी आपकी कैलकुलेशन है या जो भी आप सेल का रेफरेंस दे रहे हैं या वैल्यू लिख रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी। अगर तो वो एरर जो कि पर्टिकुलरली मैंने आपको भी बताए हैं, वैल्यू का एरर हो सकता है, डिवीजन का एरर हो सकता है, एन है, नम एरर है, नेम एरर है, इनमें से कोई एरर है तो उसके केस में वो आपकी एक्चुअल वैल्यू को स्किप करके जो आपने एरर के केस में लिखा है कि मुझे ये वैल्यू पॉपुलेट कर दो वो दे देगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक एन ए का एरर आ रहा है और उसके नीचे मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 75 है, 84 है, सो ऑन। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ इफ़ एरर, ये वैल्यू दे दो, अदरवाइज़ यहाँ पे लिख दो एरर। अब इस केस में तो उसने लिख दिया एरर, लेकिन चूंकि बाकी जो है वो एरर नहीं थे, इस केस में उसने एरर की बजाय मुझे वो वैल्यू पॉपुलेट कर दी है। तो इफ़ एरर हम यूज़ करते हैं मोस्टली वी लुकअप के साथ, ताकि जब हम उसको वी लुकअप कर लें वैल्यू को, तो कहीं पे शीट के अंदर एरर होने की वजह से हमारी कैलकुलेशन ख़राब ना हो जाए। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शन है वो दो एंड और के हैं। एंड और आप लोग इंजीनियरिंग से हैं, आप जो इंजीनियरिंग के लोग हैं ये तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग हो जाए या कंप्यूटर साइंस हो जाए, इसके बेसिक में ये चीज़ आती है, एंड और के लॉजिक। ठीक ठीक, ओके। अच्छा, एंड का क्या काम है? हमारे पास ना बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल हम वैल्यू वन और वैल्यू टू को ले लेते हैं। वैल्यू वन और वैल्यू टू, और इसका हम देख लेते हैं रिजल्ट। बल्कि एंड के केस में क्या होगा और के केस में, वैल्यू वन जो है वो ट्रू है और वैल्यू टू भी ट्रू है। एंड फंक्शन उस वक्त आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जब आपकी तमाम कंडीशंस ट्रू होंगी। अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स आ जाती है तो एंड के केस में आपका आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। इसके बरक्स और में किसी एक वैल्यू का ट्रू होना ज़रूरी है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। अदरवाइज़ अगर तमाम लॉजिक जो है वो फॉल्स है तो आपका आंसर भी जो है वो फॉल्स आएगा। अब इसकी एक मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ और इसका यहाँ पे आपको आंसर भी बता देता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पर वैल्यू वन और वैल्यू टू दोनों ट्रू हैं, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। और चूंकि दोनों ट्रू हैं तो और के केस में भी ये ट्रू ही होंगे। नेक्स्ट केस में ये दोनों वैल्यूज़ ट्रू नहीं है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो एंड के केस में ये फॉल्स हो जाएगा, जबकि और के केस में ये ट्रू रहेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वैल्यू वन फॉल्स है, वैल्यू टू जो है वो ट्रू है, एंड का आंसर फॉल्स आएगा, जबकि और के केस में आंसर जो है वो ट्रू आएगा। जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हैं तो फिर एंड और दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा एक कॉन्सेप्ट एंड और फंक्शन का। अब इसके ऊपर मैं ना आपको ये एंड और जो है ये अप्लाई करके बताता हूँ। इज इक्वल टू एंड, लॉजिकल टेस्ट ये है कि 200 इज़ लेस देन 300 कॉमा 200 इज़ ग्रेटर देन 250। अच्छा, आइडियली इसका आंसर और का क्या आना चाहिए? एंड का, सॉरी। अगर आप जो नीचे हमने टेबल डिस्कस किया है उसको जहन में रखें, तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन जो है वो ट्रू दे दी है, जबकि दूसरी कंडीशन फॉल्स दे दी है, तो इसका आंसर भी फॉल्स ही आना चाहिए। जबकि जो एंड और का केस है,
अगर हम और में इसी फार्मूला को स्टार्टिंग में और लगा दें तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि इसकी एक कंडीशन ट्रू आ रही है। तो जब भी हमने इफ़ हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जहाँ पर हमने एक सिंगल वैल्यू को कंपेयर करना हो, जब मल्टीपल वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम और या एंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। जिस तरह डेटा के ऊपर है कि डेटा हमारे पास किस तरह का है, उसी हिसाब से एंड और। अच्छा, ये लॉजिकल फंक्शन में जो हमने 4 फंक्शन डिस्कस किए हैं, किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ ले, या कोई एक या सारे अगर आप कहते हैं रिवाइज़ करने हैं तो भी बता दें ताकि हम इसको इसकी रिवीजन कर लें। हमारे पास टाइम भी है और हम कोशिश हमारी यही होगी कि ये सारी चीज़ें हम साथ लेके चलें और किसी जगह पे कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने ये पूछना था कि अगर हमने इफ फंक्शन यूज करना है विद मल्टीपल कंडीशन या मल्टीपल क्राइटेरियाज, जी, तो उसके लिए हम बीच में साथ एंड का फंक्शन यूज करेंगे, वो अगर आप काइंडली एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दें। मल्टीपल से मुराद आपकी क्या है? लेट्स से जैसे अगर मैंने अगर अवेलेबिलिटी लेनी है तो अवेलेबिलिटी की अगर मैं दूसरी शीट से ले रहा हूँ तो क्राइटेरिया में सब रीजन आ जाएगा, उसकी कैटेगरी आ जाएगी, पीजीए साइट है, उसका ग्रेड आ जाएगा। तो अगर मैंने ये मल्टीपल क्राइटेरियाज मैच ये आपकी अवेलेबिलिटी की शीट आ गई है। हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? जी सर आ रही है। अब आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं जिस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है ऊपर? अगर आप जी सर बिल्कुल ऐसे। एंड जी जी अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये वही अवेलेबिलिटी की शीट है। इसमें हो ये रहा है कि अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी BTS, नोड बी और ई नोड बी, इन तीनों में यस लिखा हुआ है तो मेरी वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगी। एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ पे ये हो रही है कि जो तीनों में लेस देन 95% है वो साइट हाईलाइट हो जाए, तो ये कैलकुलेशन इस तरह से है। अगर आप इसमें देखें फर्दर उसको मैं अगर आप यहाँ पे देखें तो ये उसको एलेबोरेट कर रहा है। इफ़ के बाद एंड है, एंड के बाद लॉजिकल टेस्ट 1, लॉजिकल टेस्ट 2 और लॉजिकल टेस्ट 3। अगर ये सारे टेस्ट इसके एंड के ओके हैं तो फिर ये एक वैल्यू उठा रहा है और उसमें +1 कर रहा है, और अगर ये सारे ट्रू नहीं है तो वो सेम उस सेल की वैल्यू लिख रहा है। तो ये बेसिकली मैंने रैंकिंग की हुई है कुछ कंडीशंस की बेस के ऊपर। आपके लिए ये फार्मूला मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ। जी सर थैंक यू। सर इसकी एक प्रैक्टिस नहीं करते आप? हाँ जी, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये है जी, एक सेकंड मैं कहता हूँ। यही सैम्पल डेटा हम यहाँ से उठा लेते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, इसकी कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि अगर यहाँ पर ट्रू हो और यहाँ पर हाई हो, अब इसमें से कुछ हम ट्रू कर देते हैं।
हमारे पास दो कंडीशंस हैं, कैटेगरी है और एक ट्रू फॉल्स कंडीशन है। हम दोनों को यूज़ करेंगे और हमारा जो सीरियल नंबर है वो बेसिकली रैंक इस तरह से होगा, 1 रैंक आएगा जहाँ पे ट्रू भी होगा और इस जगह पे हाई भी होगा, तो वहाँ पे आएगा 1। अगर कोई एक कंडीशन इसकी फॉल्स हो जाती है तो उस केस में ये 1 नहीं रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, जो कि 0 या जो भी चलता हुआ आ रहा है। तो उसके लिए हम करते ये हैं, इज इक्वल टू इफ एंड में हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट है D2 इज इक्वल टू ट्रू कॉमा F2 इज इक्वल टू हाई। सॉरी, ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने डबल कोटेशन मार्क यूज़ नहीं किया था। अच्छा, अब ये दोनों अगर ट्रू हैं तो फिर क्या करेगा, फिर ये जो 0 मैंने लिखा था उसमें +1 कर देगा और अदरवाइज ये टॉप की वैल्यू को एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा। अब ये इसको मैं जब डबल क्लिक से नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें 1 ले दिया, 1 के बाद यही 1 चलता आ रहा है जब तक कि नेक्स्ट उसकी कंडीशन ट्रू नहीं आई। नेक्स्ट कंडीशन ट्रू आई तो 2 के साथ फिर ये आगे चल पड़ा। तो उस जो मैंने आपको शीट दिखाई थी ना, उसके अंदर जो फंक्शन मैंने फर्दर यूज़ किया हुआ डेटा पिक करने के लिए, वो वी लुकअप यूज़ किया मैंने इस रैंकिंग से। वी लुकअप, तो आपको पता है कि वी लुकअप हमेशा टॉप वैल्यू को पिक करता है, सेकंड वैल्यू या थर्ड वैल्यू को पिक नहीं करता। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है कि इफ़ एरर में सेकंड आर्गुमेंट क्या है। इफ़ एरर के ऊपर हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया भी था। इफ़ एरर में फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो उस फंक्शन की कैलकुलेशन है या कोई भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसी सेल का रेफरेंस दे रहे हैं, वो आ रहा है, वो है एक्चुअल कैलकुलेशन। अगर उसमें एरर पॉपुलेट हो जाए तो सेकंड आर्गुमेंट में हम कुछ भी डिस्प्ले कर सकते हैं। वहाँ पे हम कोई फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं या नंबर भी लिख सकते हैं। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर है, आगे चलें। जी जी सर। अच्छा, नेक्स्ट जो टेक्स्ट फंक्शंस हैं उसमें काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट है वो कॉन्कैटिनेट है, आप लोगों ने यूज़ किया भी होगा। कॉन्कैटिनेट काम क्या करता है? बेसिकली हम मल्टीपल सेल्स जो हैं उनका जो वैल्यू है उसको हम क्लब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें हाउस नंबर भी लिखा हुआ है और ब्लॉक भी लिखा हुआ है, उसके बाद सेक्टर भी लिखा हुआ है, सिटी है और कंट्री है। और मैं ये सारी चीज़ें एक ही सेल के अंदर इकट्ठी करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा एड्रेस का एक सेल बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं यूज़ करता हूँ फार्मूला कॉन्कैटिनेट का। बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 कॉमा 3 4 एंड 5, ये 5 टेक्स्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन इसमें ना एक छोटा सा कैच है, इसके अंदर ये सारा जो भी एड्रेस था उसने एक ही वर्ड बना दिया है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम हर एक टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस दे देते हैं इस तरह से। और हम उस टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं। इसमें हम नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। कोई बता सकता है कि कॉन्कैटिनेट का ऑल्टरनेट क्या है? कॉन्कैटिनेट लिखना काफ़ी मुश्किल लगता है, इतना बड़े स्पेलिंग याद रखना। इसका एक ऑल्टरनेट है, इसका ऑल्टरनेट है एंड साइन। ये अब ये जो एंड साइन है ये बेसिकली वही काम करता है जो कॉन्कैटिनेट कर रहा था।
इसको यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, इज इक्वल टू फर्स्ट टेक्स्ट एंड सेकेंड टेक्स्ट, फिर एंड थर्ड, 4 एंड 5। अब इसमें भी स्पेस देने का वही तरीकाकार है, जैसे वहाँ पे आप कॉमा यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे आप एंड यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेट का फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कुछ KPIs हैं, रेवेन्यू 2.5, अच्छा मेरे पास रेवेन्यू है और रेवेन्यू की वैल्यू लिखी हुई है 2.5 बिलियन। उसके बाद मेरे पास आ जाता है सब्सक्राइबर बेस और इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 1.27 मिलियन। और इसी तरह उसके बाद एक टारगेट है, उसकी अचीवमेंट परसेंटेज आ जाती है, अचीवमेंट परसेंटेज, और वो है 85%। ये 3 वैल्यूज हैं, इनको मैं कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूं। तो मैं कैसे कॉन्कैटिनेट करूंगा? बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, लेकिन इसमें ना बल्कि इसको हम वैल्यूज में ही रखते हैं इस तरह से। इस थोड़ा सा इसमें कैच है। अब कैच क्या है? इज इक्वल टू दिस एंड दिस। थोड़ा सा इसको खूबसूरत करना है तो चलें इसके दरमियान में एक स्पेस डाल लेते हैं। अब ये हमने कॉन्कैटिनेट किया वैल्यूज को, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ना तो इसके साथ कॉमा सेपरेटर आ रहा है और डेसिमल प्लेस के बाद भी बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। सब्सक्राइबर बेस के केस में देखें तो वहां पर भी डेसिमल प्लेस के बाद बहुत सारे नंबर्स हैं और अचीवमेंट परसेंटेज जो है इसके साथ जो 85% था वो 0.85 कर दिया उसने। तो इन चीजों के साथ हम कैसे निपट सकते हैं? एक और फंक्शन है टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन हम यूज करते हैं डेटा को फॉर्मेट करने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको नंबर फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी बता दूंगा। अब डेटा को जब फॉर्मेट आपने इस तरह से कॉन्कैटिनेट करना है तो उसके लिए आपने टेक्स्ट फंक्शन भी यूज करना है उसको फॉर्मेट करने के लिए। मिसाल के तौर पे पहले मैं आपको सिर्फ ये फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आप वैल्यू डाल लें जो भी आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। उसका फॉर्मेट क्या होगा? अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0,0.0 दे देता हूँ। ये क्या करेगा? ये कॉमा सेपरेटर भी ऐड कर देगा और डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर देगा, लेकिन डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर आएगा। अगर मैं 0,0 कर देता हूँ ये 2 नंबर दे देगा डेसिमल, कुछ इस तरह से। लेकिन इसमें ना ड्रॉबैक ये है कि अब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कहीं कॉन्कैटिनेट यूज कर रहे हैं और इसको ऐड करना चाह रहे हैं तो वहां पर तो ये काम करेगा। जैसे ये देखें यहां पर टेक्स्ट कॉमा 0,0 ने कॉमा सेपरेटर डाल दिया और 0.00 ने डेसिमल प्लेसेस डाल दिया। यहां पर इसके लिए एक खूबसूरती जो है वो इसकी क्रिएट कर देगा, लेकिन ये इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये नहीं हम कर सकते। उसके लिए कौन सा तरीकाकार है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, अब यहां पर हमने परसेंटेज डालनी थी तो मैं क्या करूंगा, इसमें सिर्फ 0% लिख दूंगा। 0%।
तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब ये टेक्स्ट है लेकिन फॉर्मेट होके हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। मेरे पास ये डेट लिखी हुई है, मुझे इसमें से डे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू डे का फंक्शन यूज करता हूं। ऐसे ही करते हैं आप लोग भी। अब मैंने इस डे को, फॉर एग्जांपल मुझे मंडे का MON या MONDAY या 28 इस तरह से लिखा हुआ चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, मैं टेक्स्ट फंक्शन यूज करता हूं और टेक्स्ट में वैल्यू वही डेट की लिख रहा हूं, और फॉर्मेट में जाके यहां पर मैं ऐड करता हूं एक दफा M या दो दफा, तो मेरे पास सिर्फ वो डेट उसी तरह से लिखी आएगी जिस तरह से आपकी डेट आ रही है 28। जब मैं थर्ड टाइम इसमें M लिखता हूं तो ये मेरे पास शॉर्ट मंथ नेम हो जाएगा। इसी तरह से मैं चौथी मरतबा अगर ये लिखूंगा तो ये कंप्लीट मंथ नेम आ जाएगा। डे के केस में भी ऐसे ही है, इज इक्वल टू टेक्स्ट और वैल्यू कॉमा 3 टाइम मैं डी लिखता हूं तो शॉर्ट आ जाएगा उसका नाम। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, थोड़ी डिस्टॉर्शन है। चलें, जब अभी हम ब्रेक लेते हैं तो उसमें मैं इसको एक दफ़ा लॉग आउट करके री लॉग इन कर लूंगा, शायद उससे कोई प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाए। अच्छा, डे के लिए जब हम 4 टाइम डी लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ये सिर्फ डे है, ये सिर्फ मंथ है, लेकिन इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसका ही एक और तरीकाकार भी है। अब मैं वही वैल्यूज दोबारा यहां पे लिखता हूं, और ये 3 दफा हमने डेट उठा लिया। नंबर फॉर्मेशन तो आपको पता होगा कि यहाँ से हम नंबर को फॉर्मेट कर सकते हैं, मोर नंबर में जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, या शॉर्टकट की है कंट्रोल 1 हम वो प्रेस कर सकते हैं, तो हम नंबर फॉर्मेट में आ जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स में इसमें जनरल है, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। इनके बारे में आपको आइडिया होगा। जनरल में वो आपका जो उसको बेहतर लगता है एक्सेल को, वो फॉर्मेट में शो कर देगा। नंबर में जाके ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में ले आएगा। इसमें आप कॉमा सेपरेटर भी लगा सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस भी ऐड कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। इसी तरह करेंसी में जाके आप करेंसी साइन भी साथ ऐड कर सकते हैं। अकाउंटिंग में भी डेसिमल प्लेसेस भी ऐड हो जाएंगी, सिंबल भी ऐड हो जाएगा। डेट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। इसी तरह टाइम है तो टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं। परसेंटेज भी आप कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शंस हैं, साइंटिफिक हैं। ये वो सारे हैं जो कि आपके पास बने हुए हैं और आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इनसे हटके बताता हूँ। अब ये वैल्यू मेरे पास आ रही है और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू बिलियंस में शो हो। इस वक्त ये वैल्यू जो है ये नंबर्स में आ रही है और मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ बिलियन में आए। तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल 1 के साथ मैं सेल फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ और कस्टम में चला जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। यहां पर मैंने जब इसको बिलियन में कन्वर्ट करना है तो पहले सबसे मैं हैश साइन दूंगा, जिसको नंबर साइन कहते हैं। उसके बाद जब मैं फर्स्ट कॉमा लगाता हूं, अब आपने ना इस सैंपल नंबर के ऊपर नजर रखनी है। मैंने फर्स्ट कॉमा ऐड किया तो क्या हुआ, उसके साथ से कुछ डिजिट्स गायब हो गए, ये बेसिकली थाउजेंड्स में कन्वर्ट हो गया। एक और मैंने ऐड कर दिया तो ये मिलियंस में कन्वर्ट हो गया। जब मैं तीसरा ऐड करता हूं तो ये बिलियन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इसके बाद मैंने डेसिमल प्लेसेस देनी है तो मैं पॉइंट देके डेसिमल प्लेसेस ऐड कर सकता हूं, वो भी हैश टैग में होगा कुछ इस तरह से। अब यहां पे देखें 12.35 लिखा है, लेकिन अगर आप फार्मूला बार में लिखते हैं देखते हैं तो ये पूरा नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर है, ये कैलकुलेट हो सकता है, जबकि इस केस में ये टेक्स्ट बन जाता है, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। अब इसमें कुछ और भी मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मिसाल के तौर पे इसके साथ में बिलियन लिख देता हूं।
ये अब भी नंबर है, ये अब भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन हमारे फॉर्मेट में जाके हमने तुम्हें बिलियन लिखा था तो वो यहां पे शो कर रहे हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, अजान हो रही है। तो इस तरह से हम इसको बिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और वैल्यू हमारे पास है, इसको मैं मिलियंस में कन्वर्ट करता हूं। कस्टम पे जाना है आपने, ये जो टाइप के नीचे जनरल लिखा हुआ है ना, इसको आप हटा दें। इसकी जगह पे हैश कॉमा एक दफा देंगे तो थाउजेंड्स, 2 दफा देंगे तो मिलियंस। उसके बाद अगर डेसिमल प्लेसेस देनी है तो आप डॉट, जितनी डेसिमल प्लेसेस देना चाह रहे हैं उतना हैश साइन दे दें। अगर आपने यहाँ पर कोई टेक्स्ट शो करना है तो वो आप टेक्स्ट जो है डबल क्वेश्चन मार्क में लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब अगर इसमें आप स्पेस देना चाहें तो स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसके स्टार्ट में स्पेस दे देते हैं। अगर इसको 1000 में कन्वर्ट करना है तो 1000 के लिए हैश टैग कॉमा 2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको 1000 कर। तो एक तरीकाकार ये भी है नंबर्स को फॉर्मेट करने का। अगर आप कहीं पे कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं और वहां पर आप समझते हैं कि कंप्लीट नंबर पढ़ना मुश्किल हो गया, तो आप उसको बिलियन या मिलियन में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ना, अगर आप देखें तो वेंसडे और अक्टूबर को अलग किया था। ये काम आप नंबर फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। कंट्रोल 1 शॉर्टकट की है। अगर तो आपका पर्पज यहाँ से सर्व होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर कस्टम में जाएं और यहाँ पे आपने लिखना है 3 टाइम m लिखा OCT आ गया, 4 टाइम लिखा तो अक्टूबर आ गया। इसी तरह अगर 3 टाइम मैं D लिखूंगा जो WED और 4 टाइम लिखूंगा तो वेंसडे पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है कस्टम जो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग है उसको यूज करने का। कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट या नंबर फॉर्मेट, इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। नो क्वेश्चन, आगे चलें। अब मैं ना आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सिखाने जा रहा हूँ और उसका मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा किस तरह से करते हैं। चूंकि इंजीनियरिंग के लोग भी काफ़ी हैं इस ट्रेनिंग में, तो इंजीनियरिंग का एक डेटा हमारे पास आता है सेक्टर वाइज PRB।
वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए हम क्या करने लगे हैं। ईयरली सेक्टर वाइज हम यहाँ से कोई 30-35 रोज उठा लेते हैं। अब इसके अंदर ना मुझे नहीं पता बाकी क्या चीजें हैं। एक तो सिटी नेम आ रहा है, इसके अंदर साइट आईडी लिखी हुई है और इसके अंदर सेक्टर नंबर लिखा हुआ है। नॉर्मली हमें क्या चाहिए होता है कि हम लोग साइट और सेक्टर नंबर इसको सेपरेट कर रहे होते हैं इस डेटा में से। अच्छा, इस डेटा में से या किसी भी डेटा में से जब आपने कोई वैल्यू अलग करनी है तो उसके लिए 3 तरह के फंक्शंस हम यूज करते हैं। एक है लेफ्ट, एक है मिड और एक है राइट। पहले हम लेफ्ट और राइट को डिस्कस करते हैं, मिड के ऊपर बाद में आते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल लेफ्ट से 3 जो डिजिट्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू लेफ्ट, वो टेक्स्ट जिसमें से मैंने वो नंबर या वैल्यू पिक करनी है, कॉमा कितने नंबर मुझे चाहिए। मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 लिख दूंगा, 4 चाहिए तो 4 लिख दूंगा। वो फर्स्ट कैरेक्टर को यानी कि ए को 1 कंसिडर करेगा, बी सेकंड है और एच थर्ड है। तो ये 3 जो नंबर हैं वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। इसी तरह अगर मुझे राइट से 10 चाहिए तो मैं फंक्शन लिखूंगा राइट और यहाँ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा 10 कर दूंगा, तो ये राइट से 10 कैरेक्टर्स उसने मुझे पिक कर दिए। राइट भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया। लेकिन अगर मिड से मुझे चाहिए तो फिर क्या करना है। अगर मुझे मिड से वैल्यू चाहिए तो उसका तरीकाकार ये है कि मैं लिखूंगा इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट कहां से करना है, नंबर 4 से। A is first, B is second, A is third, 4 is fourth, 1 is fifth and so on. नंबर 4 से मैंने स्टार्ट करना है और फॉर एग्जांपल मेरी साइट आईडी जो है ये 5 डिजिट्स की है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा 5 पे जाके। अब ये नंबर 4 से कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा, उसको 1 कंसिडर करेगा, फिर 2, 3, 4 और 5 और 5 तक ये मुझे डिस्प्ले करा देगा कुछ इस तरह से। अच्छा, ये देखें यहां पर ना मसला एक आ गया है। 4138L, बेसिकली 4138 मुझे चाहिए था, जो साइट आईडी है, जो लास्ट उसका अल्फाबेट है वो मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, किसी के ज़हन में कोई आइडिया इंजीनियरिंग से? मैंने मिड का फंक्शन यूज किया और मिड फंक्शन यूज करते हुए मैंने 5 वैल्यूज पिक की। नंबर 4 से मैंने स्टार्ट लिया, 5 तक गया। लेकिन कुछ ऐसे साइट्स हैं जिनका साइट आईडी जो है वो 4 डिजिट्स का है, तो वहां पर उसने ऑटोमेटिकली 5th उठा लिया है। तो मुझे इसके ऊपर क्या करना होगा, कोई एक अपना आइडिया दे दो। अच्छा, उसको आप नॉर्मली 4 कर देंगे, लेकिन ये डेटा तो बहुत ज्यादा था। ये डेटा तो था मेरे पास 38,000 रोज का, तो वो मेरे लिए बड़ी हेक्टिक जॉब हो जाएगी उसको उस तरह से करना। मैं क्या करता हूं, मैं इसके शुरू में ना वैल्यू लिख देता हूं। जब मैं वैल्यू लिख के इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अब देखिए, आ गया एरर। जब एरर आ गया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको, इफ एरर का फंक्शन बताया था। इफ एरर मैंने आपको क्या बताया था कि पहली कैलकुलेशन आपकी हुई है, अगर उसमें एरर आया है तो दूसरी कैलकुलेशन होगी, तो दूसरी कैलकुलेशन है 4 के साथ। अब जोंग के अंदर जो साइट आईडी है ये या तो 4 डिजिट की है या 5 की है। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो जहां पर उसे 4 चाहिए था उसने 4 डिजिट्स लिए और जहां पर 5 चाहिए थे वहां पे 5 ले लिए। कोई एडिशनल चीज उसने यहाँ पे पिक नहीं की।
ठीक है। अब इसमें एक और फार्मूला हमने यूज किया है वैल्यू। इसका क्या काम है? हमारे पास नंबर अगर टेक्स्ट के फॉर्मेट में पड़ा है और उसको हम कैलकुलेटेबल बनाना चाह रहे हैं तो हम वैल्यू का फंक्शन यूज करते हैं ताकि वो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दे। अब वैल्यू में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर उस दौरान हमारे पास अल्फाबेट आ जाएगा उस पर्टिकुलर नंबर के साथ, तो वो उसके अगेंस्ट एरर दे देगा, अदरवाइज वो उसको एज इट इज आपकी वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे भी यही हुआ। हमने क्या किया, मिड की 5 वैल्यूज उठाई, नंबर 4 से लेके आगे 5 वैल्यूज कैलकुलेट की। कहीं पे तो हमें उसकी वैल्यूज नंबर्स में मिली और किसी एक जगह पे उसके साथ अल्फाबेट आ गया। जब हमने उसके साथ वैल्यू ऐड किया तो जहां पर अल्फाबेट साथ था उसको उसने एरर में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने एरर हैंडलिंग के लिए इफ एरर यूज किया और उसके लिए हमने वैल्यू मिड और 4,4 किया, यानी कि 5 की बजाय 4 वैल्यूज पिक कर लो। तो यहां पे अगर आप देखें इसने 4 वैल्यूज पिक की है। इसके ऊपर किसी का क्वेश्चन? जी जी। अच्छा, मैं आपको ना इसका भी बता देता हूँ। जब भी आपने फॉर्मूला रीड करना है तो हमेशा याद रखें आपने जो इनर ब्रैकेट है वहां से रीड करना है। अब इसमें दो फार्मूलाज हैं, एक यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है, ये पूरा फार्मूला है। एक यहां से स्टार्ट होके इधर तक जा रहा है। ये जो लास्ट की ब्रैकेट है ना, ये इफ एरर की है। तो हर वो ब्रैकेट जो ओपन हो रही है वो क्लोज भी होगी। अब इसमें अगर आप देखें तो मिड की ब्रैकेट एक ये है और एक ये मिड का फार्मूला है और ये वैल्यू का फार्मूला है। इसी तरह यहां पर भी अगर आप देखें तो मिड और वैल्यू। इफ एरर की ब्रैकेट रह जाती थी, इसलिए आपको लास्ट के साथ 3 नजर आ रही है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो एक्सेल इंटेलिजेंटली खुद ही डाल देगा। जी जी जी। कहीं पे भी आएगा वो एरर दे देगा। आप आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ से 3 से स्टार्ट करे और आगे चला जाए, तो उसमें उसको एरर ट्रीट करेगा। वो एरर ट्रीट करेगा और इफ एरर के बाद जो कैलकुलेशन लिखी है वो कर देगा। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, उसका उसका इस तरह से नहीं है। उसका उसका इस तरह से कुछ नहीं है, वो हम ऐसे नहीं कर सकते उसको। वो नंबर और टेक्स्ट सेपरेटर एक और फंक्शन है। अगर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को वो बताना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी लंबा फार्मूला है, वो कंफ्यूज करता है। अगर मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, मैं बता दूंगा। अदरवाइज मैं आपके साथ वो सिर्फ फार्मूला शेयर कर दूंगा, जिसको उसकी समझ आ जाए वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा ट्रेनिंग के बाद। वो है ज़रा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग का वो फार्मूला है। आप कर सकते हैं। नंबर और टेक्स्ट अगर किसी एक सेल में आ रहा है और उनकी कोई किसी अरेंज फॉर्मेट में नहीं है, जैसे ये तो अरेंज फॉर्मेट है ना, वो इस तरह से नहीं है, तो आप उसको भी अलग कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन वैल्यू मिड या फेरर के ऊपर किसी की तरफ से? अच्छा, ये तो हमने इसमें से निकाल लिया। सॉरी, असल में उनका उनका क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ये 4 अल्फाबेट हैं और 3 to 1 ये उसके बाद 3 न्यूमेरिक आ गए हैं। उसके बाद ए बी सी और 3 to 1 4 इस तरह का नंबर आ जाए जिसकी कोई तरतीब ना बनती हो, तो उसके लिए फिर हम इस फंक्शन को नहीं यूज कर सकते। या तो हमें मैनुअली वो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, और या फिर हमें इसके लिए एक और फंक्शन है, ग्रुप ऑफ फंक्शंस है, वो हम यूज कर सकते हैं।
अच्छा जी, मैंने आपको जब मैं ये डेटा लेके आया था, मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि मैं इसमें से साइट भी अलग करता हूँ और इसमें से सेक्टर भी अलग करता हूँ। अब मेरी जो साइट आईडी है ना, वो तो ये थी, ये साइट आईडी थी। मैं इसको जरा कलर दे देता हूँ और इसी तरह से सेक्टर को भी कलर दे देता हूँ। जो पहले रेड हाईलाइटेड 5 नंबर हैं, ये साइट आईडी थी, और उसके बाद जो रेड हाईलाइटेड है, ये इसका सेक्टर नंबर है। इंजीनियरिंग के लोग इसको बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अब मैंने साइट तो निकाल ली, मुझे सेक्टर निकालना है। अब आपके सवाल का थोड़ा सा जवाब यहाँ पे मिल भी जाएगा आपको। इसमें ना प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे ये नंबर 11 या 12 से स्टार्ट हो रहा है और कहीं पे ये 7 8 से स्टार्ट हो रहा है। रीजन क्या है जी? रीजन ये है कि साइट आईडी कहीं पे 5 डिजिट है और कहीं पे 4 डिजिट है। इसी तरह से जो सेक्टर है, ये कहीं पे 2 डिजिट है और कहीं पे सिंगल डिजिट है। इसको हम कैसे अलग करेंगे? हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत फार्मूला है फाइंड का, इज इक्वल टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है? हमें अंडरस्कोर फाइंड करना है। अगर आप देखें तो सेक्टर से पहले अंडरस्कोर लिखा हुआ है। और ये याद रखिएगा कि जब भी किसी एक टेक्स्ट में से कोई आप पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट जो उस तरह का होगा वो आपको उसकी पोजीशन शो कर देगा। तो मुझे ये फाइंड करना है इस फार्मूला से अंडरस्कोर कहाँ पे। उसने कहा जी अंडरस्कोर जो है ये 10th नंबर पे है। तो अगर मुझे अंडरस्कोर को अलग करना है इस फार्मूला से, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मिड 10, 1 करूंगा तो मेरे पास अंडरस्कोर आ जाएगा। मैं उसकी एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मिड दिस, 1। अब फाइंड से हमें जो रिजल्ट मिला था वो था 10। तो अब 10th वैल्यू से ये काउंट करना स्टार्ट करेगा, जो कि इस केस में ये अंडरस्कोर है। हमने 1 लिया तो 1 के साथ उसने हमें एक ही वैल्यू रिटर्न कर दिया। मैं फिलहाल इसको खत्म करता हूं ताकि मैं आपको पहले ये दिखा सकूं फाइंड के साथ हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। कहीं पे 9th नंबर पे है और कहीं पे 10th नंबर पे है। इधर भी हमने मिड यूज करना है, लेकिन हम जिस वक्त अंडरस्कोर खत्म होता है तो फिर हमारा नंबर शुरू हो रहा है। हम इसमें +1 करेंगे और वहां से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना, इस तरह से। मतलब ये है कि मेरा मिड स्टार्ट होगा इस फाइंड वाली वैल्यू से और जाएगा टू सॉरी 2 डिजिट्स तक, इस तरह से। अब कहीं पे तो ये ठीक आ गया, कहीं पे ये अंडरस्कोर के साथ आया है, कहीं पे ये एल के साथ आया, तो इधर मुझे क्या करना होगा? कोई बता सकता है कैसे सिर्फ 1 को मैं अलग कर सकता हूं इंजीनियरिंग से? एग्जैक्टली मैं यहां पे लिखूंगा जी वैल्यू, सॉरी, और उसमें मैं ये इस तरह लिखूंगा, वी लुकअप लिख दिया मैंने। अब एरर आ गया है, बहुत सारी जगहों पे एरर आ गया है और कहीं पे ये मुझे इसने वैल्यू दे दी है। अब क्या किया जाए? अब इफ एरर यूज कर लेते हैं, इफ एरर कॉमा, ये देखिए। अब इसमें से हमने सेक्टर जो है वो भी अलग कर लिया। पहले हमने साइट आईडी अलग की थी, फिर हमने सेक्टर अलग कर लिया। होपफुली इंजीनियरिंग के लोग भी ऐसे ही इसके साथ जो है वो प्ले करते होंगे। अच्छा जी, अब इसके ऊपर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन वैल्यू फाइंड, इफ एरर, मिड, राइट, लेफ्ट फंक्शन के हवाले से हो। जो फर्स्ट हमने फंक्शन डिस्कस किया था इफ, उसके अलावा सारे जो है वो रिकॉर्ड हो गए। वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उसकी भी वीडियो ऑलरेडी उसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? 4:15 तक आप ब्रेक कर लें, नमाज वगैरह पढ़ लें। 4:15 पर दोबारा आपसे
मुलाकात होती है।
हाँ जी, ऐसे सब 4:15 तक की ब्रेक थी, 10 मिनट की। बस ये सब लोग ज्वाइन करते हैं तो दोबारा फिर इसको शुरू करते हैं। वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी कि मैंने म्यूट किया हुआ था अपनी तरफ से। जी जी, मैं आ गया हूँ वापस। अच्छा। ओके। नहीं नहीं, डिफरेंट लोकेशन से क्या मुराद है? आप सब मिक्स करना चाह रहे हैं उससे? हर हम्म, हम्म, हाँ तो हो सकती है। एक तो मैंने कल आपको ना टूल बताए थे, एडवांस फिल्टर टूल थे, उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। और एक हमारा जो लास्ट बट हाँ, लास्ट डे से पहले ही सेशन है, 2 दिन का सेशन है, पावर पिवट पावर क्यूरी का। तो उसमें भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आप किस तरह से हायरार्की के ऊपर काम कर सकते हैं। ये मैं वैसे आपको एक इसका सैंपल दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से हम इसको लेके चल रहे होते हैं। सी ड्राइव और एक्सेल ट्रेनिंग। अब अगर इसको आप देखें ना, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लाहौर 1 और लाहौर 2। ये आपको नजर आ रहे हैं इस डैशबोर्ड में? अगर आप इसके नीचे जो एक और सिलेक्शन आ रही है, लाहौर 1 के केस में देखें, ये लाहौर 1 के सारे ग्रिड आ रहे हैं। जब मैं लाहौर 2 पे क्लिक करता हूं तो लाहौर 2 के ग्रिड आ जाते हैं, लाहौर 1 के गायब हो जाते हैं। इसी तरह से जब मैं ग्रिड चेंज करता हूं तो हर एक ग्रिड की फ्रेंचाइजीज अलग अलग डिस्प्ले हो रही होती हैं। मैंने ग्रिड चेंज किया, उस ग्रिड की रेलेवेंट फ्रेंचाइजीज आ रही हैं। एक तरीकाकार हम ये यूज करते हैं एडवांस फिल्टरिंग टूल यूज करते हुए। और दूसरा तरीकाकार जो है वो ये तो अगर डैशबोर्ड डेवलपमेंट की ट्रेनिंग में आप मेरे साथ बैठे तो उसमें मैं ये बड़ी डिटेल में डेवलप करना सिखाता भी हूँ। अदरवाइज इस ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे पास है वो पावर बीआई, पावर क्यूरी, सॉरी पावर पिवट और पावर क्यूरी के ऊपर हम स्लाइसर्स के साथ एक चीज बनाएंगे, वो भी तकरीबन इसी तरह की होगी। और जो आपका क्वेश्चन है ना, वहां पे जाके वो आपको उसका आंसर मिल जाएगा।
अच्छा, आपकी ईमेल मेरे पास आई नहीं है, मैं इसको देख लेता हूँ और इसको एंड पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेटा वैलिडेशन के साथ आप करना चाह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी, आपको एक अलग शीट में वर्किंग करनी पड़ेगी। और जो दूसरा तरीकाकार मैं आपको इस ट्रेनिंग में सिखाऊंगा, उसमें आप इसी शीट को इंपोर्ट करें और इसी के ऊपर काम कर सकते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा जी, सब लोग आ गए हैं वापस? आगे शुरू करें इसको? अच्छा, नेक्स्ट जो टेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास, इस आल दो इसका यूज बहुत कम है, कभी कभार इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपको अ, एक ह्यूज डेटा हो और उस डेटा में से आपने कैपिटल में उसको कन्वर्ट करना हो, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, या उसको प्रॉपर लेटर्स में कन्वर्ट करना हो, तो आप कर सकते हैं। ये स्मॉल की एग्जांपल है जो मैंने टॉप A2 सेल के अंदर लिखा हुआ है, कैपिटल की एग्जांपल है A3 के अंदर, और प्रॉपर की एग्जांपल कुछ है कि हर एक वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है वो कैप्स में आ जाए। इसके लिए भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कैपिटल में करने के लिए अपर का फंक्शन है, और ये टेक्स्ट सेलेक्ट करें तो इसको कैप्स में कन्वर्ट कर देगा। और स्मॉल के लिए हम स्मॉल का ही सॉरी लोअर का फंक्शन यूज करते हैं। इसी तरह प्रॉपर के लिए हम प्रॉपर का फंक्शन यूज करते हैं कुछ इस तरह से। अब ये किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह स्मॉल जो है वो किसी भी फॉर्मेट में हो उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, और जो अपर है ये कैप कैप में इसको कन्वर्ट कर देगा किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो। एक और बहुत जबरदस्त फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास डेटा था कुछ। अब मेरे पास ना अंडरस्कोर आ रहा है, मैं इस अंडरस्कोर को चेंज करना चाहूँ फॉर एग्जांपल किसी और सिंबल के साथ, तो मैं इजीली कर सकता हूँ। उसका तरीकाकार ये है, सब्स्टिट्यूट कहाँ पे किस वैल्यू में मैंने चेंज करना है, कॉमा किस चीज को चेंज करना है, और उसके साथ मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर की बजाय यहाँ पर मैं स्टेरिक साइन ऐड कर देता हूँ। तो किसके साथ मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ वो लिख दूंगा। तो जहां पर भी अंडरस्कोर आ रहा होगा उस टेक्स्ट के अंदर, सब्स्टिट्यूट के जरिए उसमें स्टेरिक ऐड हो जाएगा। आप इसमें कोई लेटर भी ऐड कर सकते थे, नंबर भी ऐड कर सकते थे, या स्टेरिक ऐड कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को उस वर्ड में से चेंज करके उसकी जगह पे कोई नया टेक्स्ट ऐड कर दे। हम नॉर्मली रिप्लेस के साथ भी ये कर रहे होते हैं, कंट्रोल एच उसकी शॉर्टकट की है। ट्रिम के बारे में तो आप लोगों को पता है कि ट्रिम क्या चीज क्या काम करता है? किसी को आइडिया हो ट्रिम का? स्पेस रिमूव करता है। अच्छा, मुझे बताएं, कभी ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है कि आपने स्पेस रिमूव करने की कोशिश की, ईमेल बॉडी से आपने कुछ टेबल एक कॉपी करके एक्सेल में ले गए, आप ट्रिम कर रहे हैं लेकिन वो स्पेस रिमूव नहीं हो रही? कभी ऐसा हुआ है एक्सपीरियंस किसी के साथ? आपके पास नहीं हुआ? अच्छा। अच्छा, इसमें ना नॉर्मली होता ही है कि जब हम ईमेल बॉडी में टेबल क्रिएट करते हैं और उसको टेबल का साइज छोटा बड़ा करते हैं, तो एचटीएमएल में वो टेबल कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जो स्पेसेस हैं वो एचटीएमएल स्पेसेस बन जाती हैं। वो ट्रिम के साथ नहीं रिमूव हो सकती। उसके लिए एक फार्मूला है जो कि हम इस सेशन के एंड पे कल डे एंड पे होपफुली हम डिस्कस करेंगे।
जैसे मिसाल के तौर पे आप आईसीसीआईडी कोड है 18 डिजिट का, वो लेके आते हैं तो उसमें भी नॉर्मली एरर आ जाता है कि लास्ट के 3-4 डिजिट या तो जीरो हो जाते हैं और या फिर वो साइंटिफिकली डिस्प्ले हो रहा था। ये प्लीज अपने माइक जो है ना इसको म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जिस शीट में आपने पेस्ट करना है वो शीट सेलेक्ट करें और उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दें इस तरह से। उसके बाद वो जो वैल्यू है जिस पे आपके नंबर्स जो हैं वो मोर देन 10 और 15 है, वो कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें तो उसमें कोई मसला नहीं आएगा, वो टेक्स्ट के तौर पे इसमें पेस्ट हो जाएगा। बस ये करना है कि आपने पहले इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद डेट एंड टाइम के फंक्शंस आ जाते हैं। ये फॉर्मूलाज जितने अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे, डेक्स फंक्शन समझना आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। डेक्स बेसिकली वो फॉर्मूलाज हैं जो कि हम पावर पिवट में यूज करते हैं, पावर बीआई में यूज करते हैं। लिखा ऐसे ही जाता है लेकिन उसके लिखने की तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। कौन? जो डेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं जो अपर और प्रॉपर वाला ही है? डेक्स डेक्स फंक्शन हम यूज करते हैं बेसिकली पावर बीआई में और पावर पिवट में। डेक्स फंक्शन इसी तरह से काम करता है जिस तरह से नॉर्मली एक्सेल फंक्शन आपका काम कर रहा होता है। हमारी इस ट्रेनिंग का पार्ट है और हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे जब पावर पिवट के सेशन में जाएंगे। लेकिन उस जब तक आपको ये फार्मूलाज इनका नहीं पता होगा, इनका आइडिया नहीं होगा, वो आप इजीली उसको नहीं समझ सकते। इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद फिर वो इजीली आप समझ सकेंगे। अच्छा जी, टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट है डेट एंड टाइम के फंक्शंस। इसमें डे, मंथ, ईयर, डेट, डेट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है सारे। होता क्या है कि मेरे पास एक डेट आ गई, इस डेट में से सिर्फ ईयर मुझे अलग करना है, मैं ईयर लिख के उस सेल का रेफरेंस दे देता हूं तो मेरे पास ईयर अलग हो जाता है। इसी तरह अगर मुझे डे अलग करना है तो मैं उस सेल का रेफरेंस देके डे को अलग कर सकता हूं, और अगर मुझे मंथ अलग करना है तो मैं इस तरह से मंथ अलग कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज अलग अलग पड़ी हैं और मुझे उसको डेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि पहले आप डेट का फंक्शन लिखेंगे, ईयर की जगह पे क्या वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, मंथ की जगह पे क्या लिखना चाह रहे हैं और डे की जगह पे, तो वो उसको वापस डेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया जी, इसकी समझ आ गई है। इसके बाकी आप फर्दर जो फंक्शंस आप लोगों के यूज के हैं या आप लोग यूज कर रहे होते हैं वो देख लीजिएगा। अगर उसमें से कोई चीज समझ नहीं हो तो मुझे बताइएगा। मुझे करंट डेट यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? आज की डेट मुझे यहाँ पे शो करनी है। एनीवन? टुडे। इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है, और जब कल के दिन मैं दोबारा शीट को ओपन करूंगा तो फिर आज की डेट नहीं होगी, ये उस उस दिन की डेट होगी जिस दिन ये शीट ओपन हो रही है। और शॉर्टकट की के साथ अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें कंट्रोल और सेमी कॉलन तो भी डेट आ जाती है। लेकिन अगर शॉर्टकट की में कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन या कंट्रोल कॉलन आप उसको कह सकते हैं वो करेंगे, टाइम आ जाता है। मैंने नाउ का फंक्शन यूज किया तो डेट और टाइम दोनों आ गए, और अगर मैं 2 मिनट के बाद इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये टाइम भी मेरा रिफ्रेश हो जाए कुछ इस तरह से।
अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो आपको करके दिखाने जा रहा हूँ, और उसके लिए मुझे फुल आपकी अटेंशन चाहिए होगी। जी जी। डेट एंड टाइम सेपरेट करना चाहें तो जबरदस्त, टाइम वैल्यू डेट वैल्यू से अलग कर लें आप। जैसे यहां से है ना, इज इक्वल टू डेट वैल्यू, सॉरी, ये इज इक्वल टू डेट। ईयर भी यहां से लेना है उसने, तो ईयर लेने के लिए मैं YEAR लिखूंगा। मंथ लेने के लिए मैं MON मंथ लिखूंगा, और उसके बाद डे आता है तो डे के लिए मैं यहाँ पे डे लिखूंगा। ये उसने अलग कर दिया। इसी तरह अगर टाइम अलग करना है तो आवर्स, मिनट और सेकंड में अलग होगा। ये एक शीट है, ये शीट मैं आप लोगों को ना उसमें भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। प्रैक्टिस शीट 3 मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, इसे अपने पास ओपन कर लें ताकि हम वी लुकअप फंक्शन जो है उसको समझ सकें। उसके बाद शीट नंबर 1 में आ जाएं। शीट नंबर 1 के अंदर अगर आप देखें तो इसको मैं हार्ड ही कर देता हूं। मैं 30 मिनट दूंगा इस फार्मूला को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए वी लुकअप। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और सबसे ज्यादा यूज होता है, और बहुत सारी चीजें इसकी ऐसी हैं जो कि नॉर्मली हमें पता नहीं होती, और उसके में ऑल्टरनेट में इफ को यूज करके एक बहुत लंबे जोड़े फार्मूलाज लिख रहे होते हैं। सबसे पहला यूज क्या है? सबसे पहला यूज ये है कि मुझे वी लुकअप से वैल्यूज चाहिए। ये मेरा बुक टाइटल है, इसके अगेंस्ट ISBN और ईयर लेवल, ये दो चीजें मैंने यहाँ पे पिक करनी है। नहीं हारिस, मैंने शीट जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि वी लुकअप आप लिखेंगे, लुकअप वैल्यू वो चीज है जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। टेबल एरे, एरे की मैं बात कर रहा था। एरे बेसिकली वो टेबल होता है, वो एक पर्टिकुलर डेटा है, डेटा सेट है जहां से आप सर्च करना चाह रहे हैं। तो वो एक कॉलम का भी हो सकता है और मल्टीपल कॉलम्स का भी हो सकता है। उसके बाद आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि आप जिस कॉलम में सर्च कर रहे हैं उसके बाद कितने नंबर कॉलम की वैल्यू आपने पिक करनी है। तो अगर आपने सेम कॉलम की वैल्यू पिक करनी है तो 1 लिखेंगे, उससे नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू पिक करनी है तो 2 लिखेंगे, और इसी तरह से आप जिस कॉलम की वैल्यू पिक करना चाह रहे हैं उसका कॉलम नंबर दे देंगे। उसके बाद रेंज लुकअप आ जाता है। ये बेसिकली आप दो तरह से वैल्यूज को लुकअप कर सकते हैं, एग्जैक्ट मैच के साथ और अप्रोक्सीमेट मैच के साथ। एग्जैक्ट मैच हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें किसी जिस तरह इस केस में हम देख रहे हैं, हमें बिल्कुल सेम इसी जो बुक नेम है इसी के रेलेवेंट वैल्यू चाहिए, इससे मिलते जुलते नाम की नहीं चाहिए हमें। तो फिर हम एग्जैक्ट मैच यूज करते हैं। और अगर हमें कुछ उससे कम ज्यादा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम अप्रोक्सीमेट मैच यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट मैच जो है वो बताऊंगा। अच्छा जी, वीडियो जो है ये आप लोगों के पास नहीं आ रही, वीडियो हैंग्ड, सबके पास हैंग हो गई है वीडियो? आ रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, वी लुकअप करेंगे। सबसे पहले वी लुकअप हमने क्या करना है, हमने ये बुक सर्च करनी है, तो हम इस बुक को हमेशा याद रखें। वी लुकअप के केस में यहां पर आपने 3 दफा लॉग जरूर कर लेना है कॉलम का, क्योंकि नॉर्मली जब हम वी लुकअप कर रहे होते हैं तो किसी एक कॉलम के अगेंस्ट हम वैल्यूज पिक कर रहे होते हैं। तो मैंने जी के साथ डॉलर साइन डाल दिया है। शॉर्टकट की F4 है, F4 3 टाइम प्रेस करेंगे तो डॉलर साइन जी के साथ होगा। 1 टाइम करेंगे डॉलर साइन दोनों के साथ आ जाएगा, रो और कॉलम दोनों के साथ। 2 टाइम करेंगे तो रो के साथ आ जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो कॉलम के साथ आ जाएगा। जब 4 टाइम F4 प्रेस करते हैं आप तो फिर वो डॉलर साइन खत्म हो जाता है।
उसके बाद आपने कॉमा देना है और टेबल एरे बताना है। अब टेबल एरे हमारा क्या है, बुक टाइटल से लेके और ई कॉलम तक, इसको हमेशा टेबल एरे को आपने लॉक रखना है। इसको आपने किसी भी केस में, हाँ सेम शीट से डेटा पिक कर रहे हो, किसी दूसरी शीट से डेटा पिक कर रहे हो, अनलॉक नहीं छोड़ना। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप फॉर्मूला को राइट या लेफ्ट ड्रैग करते हैं तो आपके जो टेबल एरे है ये भी चेंज हो जाता है और आपको करेक्ट वैल्यूज नहीं मिलती। उसके बाद कॉलम इंडेक्स है। अगर आप देखें, मेरा पहला कॉलम था बुक टाइटल का, दूसरा कॉलम सीरीज है, और तीसरा कॉलम यानी कि जो डी कॉलम है ISBN, मैंने ये डेटा पिक करना है तो मैं यहां से 3 दे दूंगा। और एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहां पर 0 दे, अगर मुझे सेम वैल्यू चाहिए तो मैं 0 लिख दूंगा, अगर मुझे कोई भी मिलती जुलती वैल्यू चाहिए तो मैं 1 लिख दूंगा। ट्रू एंड फॉल्स। जी हारिस, इसको मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो हर एक बुक का ISBN नंबर मेरे पास आ जाएगा। अब मैं दोबारा से फॉर्मूला को रिपीट करता हूं, इज इक्वल टू वी लुकअप, इस बुक के अगेंस्ट मुझे ईयर चाहिए। मैं क्या करता हूं, बुक में मैं जाके इज इक्वल टू वी लुकअप बुक टाइटल, और इसको मैंने 3 दफा लॉक कर लिया, यानी कि कॉलम लॉक कर लिया। उसके बाद मैंने बुक टाइटल से लेके ईयर तक टेबल एरे सेलेक्ट किया और इसे लॉक कर दिया, (4, 0). तो ये मेरे पास उसका ईयर आ गया। ये तो था कि आपने एग्जैक्ट मैच के साथ या आपने पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो उस के अगेंस्ट कैसे शो करनी है। अब कुछ केसेस में ऐसे हमारे पास होता है कि हमारे पास एक टेबल आ गया, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल है और मेरे पास इसमें ग्रेड लिखा हुआ है और उस ग्रेड के अगेंस्ट मैंने उसको A B प्लस B C ये असाइन करना है। यहां पर एक छोटा सा ना कैच है, 0 के अगेंस्ट तो मैं F लिखूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि 49 के अगेंस्ट भी F ही होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं लिखा हुआ आ रहा। तो ये 0 से लेके 49 तक अगर मुझे सेम वैल्यू लिखनी है, यानी कि स्लैबिंग करनी है, जो कि नॉर्मली हम लोग इफ के साथ कर रहे होते हैं, तो वो मैं वी लुकअप के साथ भी कर सकता हूं। इसी तरह 50 टू 54, 55 टू 59 मुझे ये वाली वैल्यूज जो हैं ये डिस्प्ले करानी है। अब उसका तरीकाकार क्या होता है, मैं आपको यहां से ये फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप जो भी मैंने वैल्यू लुकअप करनी थी, ये टेबल मैं यहां से सिलेक्ट करके इसे मैं टेबल एरे को लॉक करता हूं, सॉरी, (2). अब यहां पर मैं (1) लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। मैं 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही काम करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वी लुकअप का जो लास्ट आर्गुमेंट है वो 1 है। तो अगर 1 आप नहीं भी लिखेंगे तो वो उसको एज इट इज रीड कर लेगा। लेकिन अगर आप इसको 0 लिख देंगे, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 लिख देता हूँ, तो फिर क्या होगा, फिर ये सिर्फ वो वैल्यू पिक करेगा जो इसको पर्टिकुलरली यहाँ पर मिलेगी। जैसे 90 के अगेंस्ट मिल गई, 80, 70, 60, 50 ये मिल गई हैं, लेकिन बाकी नहीं मिली, उनका एरर आ गया। अगर मैं ये लास्ट से 0 हटा देता हूं या मैं (1) एंड पे लिख देता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी स्लैबिंग कर देगा और स्लैबिंग के हिसाब से इंटेलिजेंटली वो उस वैल्यू को पिक कर लेगा जो कि उसके अगेंस्ट आनी चाहिए। वी लुकअप फंक्शन 2 तरह से हमने यूज किया है। किसी का क्वेश्चन या कोई ये चाहता हो कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को मैं रिवाइज कर दूं? देखें, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्लास है, उसमें 200 स्टूडेंट्स हैं, हर एक ने फाइनल एग्जाम में कुछ मार्क्स लिए हैं। अब हर एक को मैंने ग्रेड असाइन करना है, जो कि उसकी कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अगर वो 0 से लेके 49 तक है तो F ग्रेड में चला जाएगा, 50 टू 54 है तो D ग्रेड में चला जाएगा, 55 टू 59 है तो C माइनस में चला जाएगा,
इसी तरह 60 टू 64 है तो सी में आ जाएगा। तो ये बेसिकली ग्रेडिंग है जो कि हमने प्री डिफाइंड की हुई है कि कितना अगर वो स्कोर करता है अपने पेपर में तो उसको कौन सा ग्रेड देना है। टेबल हमारे पास ये स्टूडेंट का टेबल अवेलेबल है, सिर्फ ग्रेड हमने मार्क करना था वीलुकअप के जरिए जो कि हमने मार्क किया। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? साउथ में कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है। आपके पास franchises हैं। आप मिस आयशा की जगह पे आए हैं? अच्छा, इंजीनियरिंग से हैं। चलें इंजीनियरिंग के उससे बता देता हूँ मैं आपको। आपके पास ना साइट आईडीज हैं। अब क्या होता है कि आपकी हर साइट को आप एक कैटेगरी असाइन करते हैं, ऐसे ही होता है। आपके पास क्या चीज आती है? आपके पास आता है उस साइट आईडी और रेवेन्यू। वो रेवेन्यू आपको बताता है कि आपकी साइट प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, इसकी क्या कैटेगरी बनती है, जिसकी बेस के ऊपर आप उसको पीजीएस या एसबी असाइन करते हैं। और ये मैं आपकी एक शीट में दिखा भी रहा था, और उसके अंदर होगा भी। ये देखिए, आपने इसकी कैटेगरी सिल्वर असाइन की है, प्लेटिनम असाइन की है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रेवेन्यू जो है ना वो एक जितना ही होगा तमाम सिल्वर साइट्स का। उसकी एक ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर फॉल करेगा तो वो ब्रॉन्ज हो जाएगा। एक दूसरी ब्रैकेट है, उसमें ये फॉल करेगा तो वो सिल्वर हो जाएगा। एक तीसरी ब्रैकेट है, उसके अंदर ये अगर रेवेन्यू होगा तो वो गोल्ड होगा, और इसी तरह से प्लेटिनम होगा। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पर मिनिमम ब्रैकेट लिख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर मिनिमम लिखी हुई है, और आगे उसकी कैटेगरी लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसकी कैटेगरी, एंड सो ऑन। उसको वी लुकअप से आप जब पिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रॉन्ज, सिल्वर और वो सारा मार्क कर देता है। मैं आपको ज़रा एक डैशबोर्ड हमारे पास आता है, मैं वो दिखाता हूँ। जी हारिस, जो वी लुकअप है इसमें आप जो वैल्यू पिक करना चाह रहे हैं वो उसके राइट साइड पे होनी ज़रूरी है। हम लेफ्ट से भी पिक करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पर ना प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर की उन्होंने रेंजेस दी हुई हैं। ये काम किया गया है इफ फंक्शन के साथ। यही काम आप कर सकते हैं वी लुकअप के साथ भी। करना सिर्फ क्या पड़ेगा कि ये जो आपने पूरी डिटेल लिखी है कि किससे कम होगा तो ब्रॉन्ज होगा, किससे कम होगा तो सिल्वर होगा, गोल्ड और प्लेटिनम होगा, इसका आपने यहाँ पे टेबल बनाना है। अब मैं इसी को लेट से यहाँ पे ये फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, उसकी स्लैबिंग बना के आपको मैं दिखाता हूँ। ये आ गया। तो सबसे पहली स्लैब क्या थी? सबसे पहली स्लैब है 0। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब थी जहां से सिल्वर स्टार्ट हो रहा है, वो कुछ यूं थी। और उसके बाद नेक्स्ट स्लैब ये आ जाएगी, और 8। अब यहां से हम लिखेंगे ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद हम लिखेंगे गोल्ड और फ्लैट। तो जो काम उसने इफ के साथ किया है, हम वही काम वी लुकअप के साथ भी कर सकते थे। रेवेन्यू, और रेवेन्यू के बाद ये हमारा स्लैब आ, कॉमा 2। मैं रिकमेंड ये करता हूं कि आप इफ की बजाय जब भी स्लैबिंग करते हैं तो वी लुकअप या लुकअप फंक्शन से करें, इजीली हो जाती है और उसमें एरर के चांसेस भी नहीं होते। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन वी लुकअप के लिए? एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जी जी प्लीज।
कोई शॉर्टकट यूज नहीं है, सिंपल वी लुकअप है। वी लुकअप मैंने B2 को लिया, B2 के अगेंस्ट मैंने I और J कॉलम में एक टेबल बनाया, इस टेबल में से वैल्यूज मैंने पिक की हैं, लेकिन सिर्फ मैंने किया ये है कि लास्ट आर्गुमेंट को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है और ऑटोमेटिकली उस वी लुकअप ने उसको जो डिफॉल्ट वैल्यू है 1 उसको रीड कर लिया। जी। अच्छा, जो 1 है ना, 1 इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, ये मैंने आपको पहले बताया था। डिफॉल्ट वैल्यू आप लिखें या ना लिखें वो उसको रीड कर जाता है। अगर आपको 0 एग्जैक्टली अपने वैल्यू मैच करनी है तो फिर 0 आपको लिखना जरूरी है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ कॉमा 1 भी लिख दूं, एक सेकंड, शीट में आगे से मुराद आपकी ये तो नहीं है कहीं कि इस कॉलम से मैंने वैल्यू पिक करनी थी और वो कहीं यहां पे जाके पड़ी हुई है वैल्यू, तो 10-15 कॉलम के बाद कहीं वैल्यू पड़ी हुई है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, मेरे पास कोई इतने स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको मैं इधर ले आता हूँ, मुझे इनकी 2 वैल्यू चाहिए, इनका स्कोर चाहिए, SCORE स्कोर, और इनका ग्रेड चाहिए। ये सिर्फ चंद कितने, मेरे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, इनका स्कोर और इनकी ग्रेड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वी लुकअप, किसके अगेंस्ट लुकअप करना है मैंने, अच्छा सॉरी मैं फिर भूल जाता हूँ, इसको लॉक करें और पूरे का पूरा टेबल आपने सेलेक्ट कर लेना है कॉमा के बाद, जैसे ए से लेके सी तक, और इसे भी लॉक करना है। अब यहां पर आपने नंबर नहीं लिखना, यहां पर आपने लिखना है COLUM, कॉलम, और कॉलम आपने किस कॉलम की वैल्यू आप पिक करना चाह रहे हैं, ये देखा आपने। उसके बाद मैंने कॉमा 0 डाल दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब जब इसको मैं कॉपी करके अगले उसमें पेस्ट करूंगा, A+ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जितना मैं इसको आगे ड्रैग करता जाऊंगा और मेरा यहाँ पर वैल्यू है, और ये मेरी सिलेक्शन AC की बजाय फॉर एग्जांपल AD होती, और इसमें भी कुछ वैल्यू मैंने ऐड की होती, जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी वैल्यू है तो वो उसने पिक कर लेनी थी, मुझे ये बार बार कॉमा 2, कॉमा 3, कॉमा 4 ये नहीं देना पड़ता। समझ आइए इसकी। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 0 है बेसिकली एग्जैक्ट मैच, कि जहां पर ये नाम होगा एग्जैक्टली वही चीज तूने मैच करनी है। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा 0, तो वो अप्रोक्सीमेटली कोई मैच करके, हो सकता है फर्स्ट नेम उससे पहले ऊपर भी कहीं आ रहा हो, तो उसके साथ मैच करके वैल्यू उठा देगा। ठीक है, तो जो नॉर्मली आप लोग वी लुकअप यूज कर रहे होते हैं उसके एंड पे 0 जरूर दे रहे होते हैं। कॉलम हम यूज करते हैं अगर हमें मैं फिर इंजीनियरिंग की बात करूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का डेटा इतना ज्यादा होता है अवेलेबिलिटी का या यूटिलाइजेशन का, तो उसके ऊपर अगर आप एक एक कॉलम के ऊपर वी लुकअप लगाने लगेंगे तो आपका पूरे का पूरा दिन गुजर जाता है। तो उसके लिए हम यूज ये करते हैं, वी लुकअप किसको करना है, टेबल अरे क्या है, कॉमा कॉलम के अंदर हम वो कॉलम दे देते हैं जिसकी वैल्यू पिक करनी है, फिर ऑटोमेटिकली आगे वो ड्रैग करते हैं तो सारे के सारे कॉलम्स का डेटा आ जाता है।
वो आपको फिर मैनुअली यहां से चेंज करना पड़ेगा। जी, एक और तरीका भी है इसका, अगर आपको कॉलम नंबर पता है कि मेरा कौन कौन सा कॉलम है, और वो कॉलम नंबर आप ऊपर लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और मैं यहाँ पे इसको हम 2 3 4 कर देते हैं, और मैं यहाँ से कॉलम की बजाय, ये देखिए, मैं कॉलम की बजाय इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ इस तरह से, फिर भी वो उसी तरह से वैल्यू उठा लेगा। जी, इसको अभी और बहुत कुछ हमने इस वी लुकअप में देखना है, बहुत सारी चीजें सीखनी है वी लुकअप को लेकर। ये देखें, मैंने सिर्फ सेल का रेफरेंस दे दिया और सेल के अंदर एक नंबर लिखा हुआ था, उसने उस नंबर के अगेंस्ट जाके वैल्यू पिक कर ली है। नंबर क्या है? कॉलम नंबर है। अच्छा, ये देखें, मुझे चाहिए पहले सेकंड कॉलम का डेटा, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। तो मैंने कॉलम नंबर ऊपर लिख दिया 2 3 4, और यहां पर मैंने उस कॉलम का रेफरेंस दे दिया। अब मैं अगर यहाँ पे 2 की बजाय 3 कर देता हूँ थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड कॉलम की वैल्यू पिक कर लेगा। अगर मैं 4 कर देता हूँ, फोर्थ कॉलम की वैल्यू पिक कर लेगा। मेरे ख्याल में असाइनमेंट भी आज ना मैं आपको इसी शीट की दूंगा, ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, ये आपने फिल करके देनी है मुझे, लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली जो शीट आपको भेजी है वो ऑलरेडी फिल्ड है। कोई बात नहीं, इससे मिलती जुलती कोई असाइनमेंट आपको। अच्छा जी, ये तो एक बड़ा अच्छा हो गया कि आपने राइट साइड से वीलुकअप के साथ दो तरह से वैल्यू पिक की हैं, एग्जैक्ट मैच के साथ भी की हैं और अप्रॉक्सीमेट मैच के साथ भी की हैं। एक और तरीकाकार भी है, मेरे पास बुक है और उस बुक का मुझे ऑथर चाहिए जो कि उसके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो क्या मैं उसको वीलुकअप से उठा सकता हूं? कभी आपने कोशिश की है लेफ्ट साइड से वैल्यू पिक करने की वीलुकअप के जरिए? नहीं हो सकती। उसके लिए हम एक और फंक्शन यूज करते हैं, इन बल्कि एक फंक्शन नहीं है, ग्रुप ऑफ फंक्शन बनता है, और वो है इंडेक्स और मैच। पहले मैं आपको इंडेक्स मैच का ग्रुप बनाने की से पहले मैं आपको बता देता हूं ये काम क्या करते हैं। इंडेक्स का काम क्या है? इंडेक्स का काम ये है कि आप इसको लोकेशन बताते हैं कि फलां लोकेशन पे चले जाओ। मिसाल के तौर पे मैं बुक टाइटल पे क्लिक करता हूं और मैं इसको बता देता हूं नंबर 5 लोकेशन पे जाके देखो क्या पड़ा हुआ है। तो नंबर 5 के ऊपर जो कुछ भी पड़ा होगा ये आपको रिटर्न कर देगा। अब मैंने इसको इंडेक्स को कहा बी कॉलम में जाओ और नंबर 5 पे देखो क्या पड़ा है। उसने नंबर 5 रो में जो कुछ भी पड़ा था वो मुझे दिखा दिया। मैच का काम जो है ना, यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ ताकि आपको मैच का काम इसके टोटली अपोजिट है। मैच में आप क्या करते हैं, आप उसको टेक्स्ट बताते हैं, वो आपको उसकी लोकेशन सर्च करके देता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं उसको कहता हूं इज इक्वल टू मैच, और मैच कर लो इस बुक को, और ये बुक आपने इसमें सर्च करनी है। इसमें भी वही एग्जैक्ट और ग्रेटर देन लेस देन आ जाता है, तो यहाँ पर हमने जीरो ही यूज करना है, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मुझे ये जरा बुक सर्च करके दो कहाँ पे है। उसने कहा जी रो नंबर 2 पे पड़ी हुई है। अगर आप देखें तो रो नंबर 2 के ऊपर ये बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम करते क्या है इससे? हम करते ये हैं, सबसे पहले इसकी लॉजिक समझ गए आप, तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि जिसको हमने सर्च करना है, जिस कॉलम को, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हमें बुक सर्च करनी है तो पहले हम इसमें से उसकी लोकेशन देखते हैं। हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन मिल जाती है मैच के जरिए। इंडेक्स के जरिए इस कॉलम में उसकी वैल्यू उठा लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे उसने रो नंबर मुझे 5 बताई, ये। अब मैंने इसके अगेंस्ट फिफ्थ रो ए कॉलम से उठा लेनी है। इसका जरा थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ किस तरह से कर रहे होते हैं। इज इक्वल टू, पहले मैं मैच को करूंगा ताकि आपको पता चल जाए मैच वैल्यू कैसे पिक करता है। मैच दिस कॉमा, ये कॉलम आ जाएगा, कॉमा 0। ये हमने कर लिया मैच। उसने बताया कि ये वैल्यू नंबर 2 पे पड़ी है। अगर आप देखें तो ये नंबर 2 पे ही अवेलेबल है। अब इस नंबर 2 की जो वैल्यू थी इसको हम इंडेक्स कर लेंगे इसके साथ वाले कॉलम, यानी कि एक कॉलम इंडेक्स, और इंडेक्स करेंगे हम ए कॉलम कॉमा मैच, और ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस बुक का जो ऑथर है
उसका नाम ये है, यहाँ पे देखें बुक और ऑथर नेम। इसी तरह से आप इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो हर एक बुक का ऑथर आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट जो चीज है ना वो थोड़ा सा इससे मुश्किल है और वो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यही फॉर्मूला जो है इनको रिवाइज कर लेते हैं, जो भी आप कहते हैं उसमें मैं आपको उसका ना कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। मेरे पास ऑथर्स हैं और हर एक ऑथर की मल्टीपल बुक्स हैं, जैसे ये पहले है इसमें 2 बुक्स आ रही हैं और ये एक और ऑथर है इसके पास भी 2 हैं, ये एक है इसके पास 2 हैं, इसी तरह से कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास ये कितनी आ रही हैं, 5 बुक्स हैं। तो मुझे उनकी पहली 3 बुक्स चाहिए। मैं जब इसको वीलुकअप करता हूं यहां से तो फर्स्ट बुक उठा के देगा। चले मैं इंडेक्स मैच यूज कर लेता हूं, वो भी मुझे फर्स्ट बुक देगा। मुझे सेकंड और थर्ड बुक कैसे उठानी है ये हम कल सुबह जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो हम वहां पे इससे शुरू करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैंने बताया इसलिए ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं अपने डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे अगर अपने डेटा में से क्या सेकंड या थर्ड वैल्यू पिक करनी पड़े तो मैं किस तरह से पिक कर सकता हूं। अब आ जाते हैं वापस मैच, इंडेक्स मैच और वीलुकअप के ऊपर। इनके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आबिद महमूद है आज ट्रेनिंग में? कोई मसला नहीं है, इंडेक्स मैच जैसे मर्जी यूज करें, ये आप वही काम करें, कोई मसला नहीं है। इंडेक्स मैच और वी लुकअप एक ही काम करते हैं। इंडेक्स मैच थोड़ा सा आपको जो है ना उस चीज को एलेबोरेट कर देता है कि आप लेफ्ट से भी वैल्यू पिक कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से मेरी मुराद है कि आपका डेटा कोई 1 लाख रोज से ज्यादा है और आप वी लुकअप और ये दोनों दो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वी लुकअप पहले कैलकुलेट होगा, इंडेक्स मैच थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा। इंडेक्स यूज का किसी अदर शीट से, सॉरी नहीं, इंडेक्स देखें आपने लोकेशन तो बतानी है ना उसको, किस लोकेशन से आएगा। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। आपको बुक टाइटल आप नहीं ऐड करना चाह रहे, मैच नहीं ऐड करना चाह रहे, तो भी आपको मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब उसमें सिंपल ये है कि फिर आप उसको बता दें, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार कि ये नंबर 5 पे जो बुक पड़ी हुई है ना इसके ऑथर का नाम पिक करना है, तो इंडेक्स कॉलम ए कॉमा 5 या 6 करेंगे तो वो वाली बुक उठा ले, वो उसका ऑथर का नाम उठा ले। लोकेशन आप इन एनी केस बता रहे हैं। नहीं, मैच यूज करना पड़ेगा आपको। नेशन वाइड उसमें एचओडीज के अगेंस्ट एम्प्लॉयज के नाम शो होते हैं, उसमें एक एचओडी के अगेंस्ट एम्प्लॉय नेम कैसे रिट्रीव कर सकता हूँ? इसके लिए हारिस जो सबसे बेहतरीन तरीकाकार है ना, देखें आप जब एम्प्लॉय की बात आती है तो हमारे पास 2 3 या 4 वैल्यूज की बात नहीं हो रही होती, हमारे पास 100 ऑफ एम्प्लॉयज की बात हो रही होती है कि एचओडी के हो सकता है उसके नीचे 80 90 या 100 लोग हों। तो उसको आप कितने इंडेक्स मैच लगाएंगे उसकी वैल्यू पिक करने के लिए, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार पिवट है। और ये हम जिस वक्त पिवट वाले सेशन में जाएंगे तो मैं आपको उसका बता दूंगा कि एक पर्टिकुलर एचओडी को आप किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं अपने डेटा में से। और कोई क्वेश्चन किसी का?
अच्छा, मैं आपको जो असाइनमेंट की शीट भेजूंगा ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज देता हूँ। तकरीबन कोशिश करूंगा 6 बजे तक ये शीट आप लोगों को मिल जाए। इन्हीं फार्मूलाज के रेलेवेंट होगी जो कि हमने डिस्कस किए हैं अप टू इंडेक्स मैच। इनमें से कोई एक, दो या चार या छह फार्मूलाज होंगे जो कि हमने वहां पे अप्लाई करने होंगे। और ये शीट सब ने इसको करना है और मस्ट करना है, और ये शीट आप लोगों ने मुझे कल 2 बजे से पहले पहले लाजमी ईमेल कर देनी है। अगर आप मुझे ईमेल नहीं करते या आप समझते हैं कि उसमें टाइम कंस्ट्रेंट है या कोई और मसला है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लें उस फार्मूला का। देखें, फार्मूला मुझे नजर आना चाहिए, उसकी एंड रिजल्ट नजर आए या ना आए कोई मसला नहीं है, फार्मूला नजर आना चाहिए। और वो फार्मूला का स्क्रीनशॉट लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। वहां पे भी अगर आप भेज देते हैं आपकी असाइनमेंट हो गई, ओके है, मैं उसको देख लूंगा। ठीक है। उस असाइनमेंट को लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मुझसे पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूं कि 6 साढ़े 6 बजे तक ये वीडियो भी आप लोगों को जो है ये शेयर हो जाए। कल फिर इंशाल्लाह 3 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। कल मेरी एक छोटी सी मीटिंग भी है, हमारे नए आरजीएम आए हैं। तो अगर इन केस मेरी सेकंड हाफ में मीटिंग चली गई तो मैं आप लोगों को पहले से बता दूंगा। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो एचआर के थ्रू आपको ईमेल भी करवा दूंगा। कल का सेशन जो है हम पोस्टपोन करेंगे। और अगर मेरी फर्स्ट हाफ में मीटिंग होगी तो कल सेकंड हाफ का जो सेशन है वो हम एज इट इज लेके चल रहे हैं। नहीं, फ्राइडे हॉलीडे नहीं है। फ्राइडे हम 3 से 5 का सेशन कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बेसिकली मंडे का मैंने इसलिए एचआर से रिक्वेस्ट की थी कि अच्छा सॉरी, फ्राइडे तो वो है 12 रबीउल अव्वल है। ठीक, इसका हम सेशन मंडे को कर लेंगे फ्राइडे का। हारिस, फ्राइडे का सेशन जो है ये हम इंशाल्लाह मंडे को कर लेंगे, मैं एचआर को बता देता हूँ। और कोई किसी का क्वेश्चन, कोई चीज़ पूछनी हो, मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी वो जिस यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड की थी वो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें इसके अलावा भी बहुत कुछ है, स्पेशली जॉब रिलेटेड चीज़ें, जैसे प्रेजेंटेशंस की वीडियोस हैं वो भी आगे जाके उसमें शेयर होंगी। इसके अलावा पावर बीआई का कंप्लीट कोर्स उसमें अपलोड हो चुका है, बेसिक लेवल एक्सेल हो चुका है, इंटरमीडिएट लेवल एक्सेल जो है वो उसमें अभी मैं वन बाय वन चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत कुछ है, तो वहां से आपको काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है ना हेल्प मिलेगी। ये वीडियो भी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर हो जाती है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।